हेलो नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का क्लास है हिंदी उपन्यास का विकास। हिंदी साहित्य में उपन्यासों का विकास हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले कहानी का विकास बता चुके हैं, क्लास हो चुका है, 4 क्लास उसमें हुआ है। आप लोग नहीं देखे जाके देख सकते हैं चैनल में। आज हम लोग देखेंगे उपन्यास का विकास कहाँ से शुरू हुआ, कौन प्रथम उपन्यासकार हुए, कितने भागों में बांटा गया है और उपन्यास का अर्थ क्या होता है। ये सब हम लोग देखते चलेंगे, पूरा विस्तार रूप से पढ़ेंगे। अब क्या है, सबसे हम लोग शुरू करते हैं, अब टाइम को ना गवाते हुए। क्या है हिंदी उपन्यास का विकास, ठीक है। तो पहले जानेंगे उपन्यास का अर्थ क्या होता है। थोड़ा पेन ले लेते हैं दूसरा में। क्या है उपन्यास का अर्थ क्या होता है। तो उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है 2 शब्दों से, एक उप और न्यास, ठीक है। क्या उप और न्यास है। उप मतलब होता है, क्या होता है उप मतलब निकट, निकट मतलब नजदीक, क्या है निकट। और न्यास मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं कि थाती या तो फिर ऐसे उपन्यास थाती कह सकते हैं, ठीक है। इसको थाती कहते हैं। ये निकट जो समाज का, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका उपन्यास में हम डायरेक्ट यदि को पूछे उपन्यास क्या होता है तो क्या कहेंगे कि जो मानव जीवन या तो समाज में जो समाज का निकट हो, या तो मानव जीवन के जो निकट हो, ठीक है। जो इसको इस तरह लिख देता हूं, ठीक है। उपन्यास किसको कहते हैं तो क्या कहेंगे, उपन्यास किसको कहते हैं, सामाजिक जीवन या तो समाज के जीवन के जो निकट हो, मानव जीवन के जो निकट हो, उसको कहते हैं उपन्यास, ठीक है। जो सामाजिक जीवन के निकट हो, तो अत्यंत निकट हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। निकट हो उसे क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, ठीक है। ये हो गया उपन्यास। इसका विकास कहाँ से हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, ये भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इनका विकास, उपन्यास जो सबसे प्रथम जब लिखा गया था तो कहाँ से, ये तो पश्चात का देन है उपन्यास। हम लोग यहाँ पहले उपन्यास नहीं लिखा जाता था, हमारे यहाँ होता था कि कहानी हम लोग यहाँ पहले चल रहा है, लेकिन उपन्यास का ये आधुनिक विधा है। क्या है, आधुनिक विधा है, लेकिन कहानी की आधुनिक विधा नहीं है। तो ये कहां से आया है उपन्यास शब्द, तो ये उपन्यास आया है हमारे हिंदी में, हमारे देश में कहां से, पश्चात से, मतलब पश्चिम तरफ से। तो वो पहले कहां यूज होता था, पश्चात साहित्य में। कब यूज होता था, इस सबसे पहले 1731 ईस्वी में पश्चात में यूज होने शुरू हो गया था उपन्यास के अर्थ में, ठीक है। नॉवेल, बड़ा बड़ा किताब लिखे जाने लगे, पुस्तक लिखे जाने लगे कि, और उपन्यास क्या होता है तो उपन्यास है ये कहानी का विकसित रूप है। क्या है, कहानी का विकसित रूप है। क्या है, कहानी का विकसित रूप है। कहानी में क्या होता था, कहानी में जीवन के, क्या है, जीवन के एक पक्ष का बात करता है, एक पक्ष का बात करता है कहानी। क्या, कहानी जीवन के एक पक्ष का बात करता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं, मिस्टेक हो जाएगा, नहीं समझ पाएंगे। कहानी क्या करता है, जीवन का एक पक्ष का बात करता है, लेकिन यही उपन्यास क्या करता है, जीवन की, क्या है, जीवन के समग्र रूप से बात करता है, ठीक है। समग्र रूप से बात करता है। हाँ चलिए यहाँ थोड़ा रुकिएगा, मिस्टेक हो गई, इसको मिटा देते हैं। क्या हो गया, ये बात करता है जीवन का समग्र रूप से। क्या, जीवन का समग्र रूप से कैसे, अभी समझाता है, ठीक है। समग्र रूप में बात करता है। समग्र रूप में जैसे कहानी मान लेते हैं, एक व्यक्ति है या तो खुद पे ले लेते हैं, तो हम लोग कहीं मान लेते हैं कि घूमने गए, वहाँ पे एक बहुत अच्छा दृश्य दिखा, तो हम लोग एक कहानी बना लिख दिए कि कैसे गए वहाँ, घूमे, कैसे घूम के हम लोग फिर वापस आए, ये कहानी यहाँ से गया, खत्म हो गया। लेकिन जीवन, ये पूरा जीवन को दर्शाता है कौन, उपन्यास, कि एक इंसान पैदा हुआ, कैसे कैसे बढ़ा, क्या उसका परिवार का संरचना, मतलब हर एक चीज, कैसा पढ़ाई लिखाई, उसका जीवन, मृत्यु तक बात करता है। वो कौन है, उपन्यास बात करता है। इसीलिए कहानी का विकसित रूप माना गया है उपन्यास को, ठीक है। उपन्यास क्या है, कहानी का विकसित रूप माना गया है, और जीवन के समग्र पहलुओं को, जीवन जो होता है एक मनुष्य का, उसका समग्र क्या कह सकते हैं उसको, कि पक्ष की बात करता है कौन, उपन्यास। हाँ
जीवन के समग्र पक्षों पे बात करता है, ठीक है, पक्षों पे बात करता है उपन्यास। अब इसके बात कर रहे थे हम लोग कि उपन्यास पश्चात से आया है, तो लेकिन पश्चात में कब 1731 में उधर शुरू हुआ था। इसके बाद सबसे प्रथम बार आया कहाँ से, तो जब अंग्रेज लोग भारत में अपना मतलब कह सकते हैं कि कब्जा किए या तो अधिशासन किए, तो बंगाल थ्रू आए थे। अंग्रेज कहाँ से आए थे, बंगाल के थ्रू से आए थे भारत में। तो बंगाल, अब कोई भी व्यक्ति यदि मान लेते हैं कि अभी हम लोग जाएंगे कोई देश छोटा सा और उस पर कोई कब्जा कर ले, बहुत दूसरा संस्कृति के, अब जहां सबसे पहले जिस जगह जाएंगे वहां पे हमारा प्रभाव होगा। तो इसी तरह अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, बंगाल में आए, तो बंगाल में अंग्रेजों का प्रभाव ज्यादा रहा क्योंकि वहीं ज्यादा उन लोग रहे। तो उन लोग के यहाँ नॉवेल लिखा जाता, जो उपन्यास कहते हैं इंग्लिश में होता है नॉवेल, ठीक है। तो क्या होता है, वहां लिखा जाने लगा, तो बंगाल के साहित्य में भी प्रभावित हुआ, तो बंगाल के साहित्य भी उसी का देखा देखी लिखने लगा। अब इसके बाद जब बंगाल में हुआ तो बंगाल का देखा देखी क्या हो गया, अब हिंदी में भी लिखा जाने लगा। क्या, हिंदी में भी लिखा जाने लगा। तो सबसे पहले पाश्चात्य का प्रभाव किसमें पड़ा, बंगाल में, इसके बाद किस पे पड़ा, हिंदी में पड़ा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए इसका विकास। हम लोग और आगे लंबा चर्चा करेंगे इस पे डिटेल में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो जान गए कि उपन्यास क्या है। उपन्यास कहानी विधा के विकसित रूप है, जो कि कहानी सिर्फ जीवन के एक पक्ष को बात करता है लेकिन उपन्यास क्या करता है, जीवन के समग्र रूप को या तो पक्षों पे बात करता है, उपन्यास हुआ है, ठीक है। और उपन्यास किसे कहते हैं, देखो क्या कहेंगे कि ऐसे बोल सकते हैं कि वह रचना या तो फिर वह रचना या तो वह पुस्तक या तो कुछ भी जो सामाजिक जीवन या तो मानव जीवन के बहुत निकट हो, ठीक है, उसको कहते हैं उपन्यास। यहाँ तक समझे। उपन्यास अब देखते हैं, ठीक है, क्या बोलता है उपन्यास, इसे मानव जीवन का गद्यात्मक महाकाव्य माना जाता है। गद्यात्मक क्या चीज है, तो पहले इसको जानेंगे। गद्यात्मक महाकाव्य, गद्यात्मक, गद्य और पद आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। पद्य वो होता है जो पंक्तियों में लिखा रहता है, ठीक है, पंक्तियों में लिखा रहता है, जैसे कविता हो गई, क्या वो पद हुआ। लेकिन गद्य क्या चीज होता है, गद्य होता है कहानी उपन्यास जैसे लिखा जाता है इस तरह रहता है, ठीक, कहानियों के माध्यम। तो गद्यात्मक, ठीक है, तो गद्य कहानी के थ्रू से, और आत्मक, ठीक है, महाकाव्य, गद्यात्मक महाकाव्य। तो गद्य की जैसा महाकाव्य, महाकाव्य पहले लिखा जाता था पद में, ठीक है। क्या महाकाव्य क्या लिखा जाता, पहले पद में लिखा जाता था। क्या किस में लिखा जाता था, पहले पद में लिखा जाता था, ठीक है, पहले पद में लिखा जाता था। तो पंक्तियों के, कविता के माध्यम से ही, जैसे महाकाव्य कहेंगे तुलसीदास जो लिखे रामचरितमानस, वो क्या है, महाकाव्य है, ठीक है, लेकिन कैसा है, पद में है, वो क्या है, पद में है, ठीक है, पद में है। लेकिन इसी तरह कि वो पद का महाकाव्य है, इसी तरह से उपन्यास होता है गद्य का महाकाव्य है, ठीक है। उपन्यास क्या चीज का है, गद्य का महाकाव्य है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और जीवन के विविध पक्षों का व्याप्त चित्रण यहाँ कथा के माध्यम से किया जाता है। वही जीवन के उपन्यास में क्या होता है, विभिन्न पक्षों का चित्रण होता है। इसके बाद इसका कह सकते हैं कि सटीक उदाहरण या तो फिर परिभाषा देते हैं श्याम सुंदर दास। कौन श्याम सुंदर दास, यही जो 1921 ईस्वी में BHU, जिसको काशी हिंदी विश्वविद्यालय कहते हैं, BHU, ठीक है, BHU में एक हिंदी के टीचर के रूप में, क्या है, हिंदी के टीचर के रूप में पदभार संभाले थे सबसे पहले, ठीक है। BHU के पहले हिंदी टीचर कौन थे, तो श्याम सुंदर दास थे। और इन्हीं के अंडर में सबसे प्रथम बार कोई छात्र PhD किया था, ठीक है। कौन थे वो पीताम्बर दत्त बर्तवाल थे, ठीक, कौन, पीताम्बर दत्त बर्तवाल थे, ठीक है। याद रखिएगा। उसका शोध का विषय यदि जानना उतना चाह रहे हैं तो हिंदी काव्य निर्गुण संप्रदाय उनका शोध का कार्य था, जो कि इंग्लिश भाषा में, वो हिंदी भाषा में नहीं था। क्या, किस भाषा में, इंग्लिश में। इस एक्स्ट्रा जानकारी याद रखिएगा। श्याम सुंदर दास क्या है, श्याम सुंदर दास बोलते हैं मनुष्य के वास्तविक जीवन की कथा उपन्यास है। क्या बोलते हैं, मनुष्य के वास्तविक जीवन की कथा उपन्यास है। मनुष्य का वास्तविक जीवन का कथा उपन्यास है। कैसे, वही बात हुआ कि मनुष्य के समग्र जीवन के पक्षों पे बात करता है। एक मनुष्य हो गया, ठीक है, जन्म लिया, इसके बाद क्या किया, पढ़ाई कैसे, बचपन कैसे बीता, फिर पढ़ाई, फिर नौजवान, फिर शादी, फिर बुढ़ा, फिर लास्ट में मृत्यु प्राप्त हो। तो ये जो समग्र पक्ष पे जीवन यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक गया, फिर यहाँ से मतलब मान लेते हैं कि खत्म हो गया, ये समग्र जीवन पे बात कर लिया। कौन, उपन्यास, इसी को उपन्यास कहते हैं, ठीक है। प्रेमचंद बोलते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। क्या, वही फिर यही घुमा के बोलते हैं कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र मतलब क्या, मानव का जीवन का चरित्र जो है उसी का चित्र मानता हूँ, उसी का क्या कह सकते हैं, चित्र मानता हूँ, परछाई मानता हूँ। और मानव चरित्र का प्रकाश डालने का काम ही मतलब करता है उपन्यास, ठीक है। इसका यही अर्थ है, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना ही उपन्यास का मूल तत्व है या तो उद्देश्य है। और
प्रेमचंद का एक और कोटेशन इसी तरह है कि उपन्यास के बारे में या तो साहित्य के बारे में कहते हैं कि बोल साहित्य वह है जो राजनीति के आगे क्या है, मसाल दिखाता हुआ चले, ठीक है, ना कि राजनीति के पीछे। क्या करता है राजनीतिक लोग अभी कोई राइटर सब एक दूसरे पार्टी से मिल जाता है, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले से क्या, राजनीतिक जो नेता होता उन लोग को मसाल दिखाता, मतलब उन लोग को खरी खरी चोट उन लोग पे पहुंचाते, ठीक है। साहित्य का काम वैसे भी सत्ता से रूठा ही रहना उन लोग का मूल कह सकते हैं अधिकार जैसा था पहले से। अब भी देखें जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके खिलाफ में ही साहित्यकार ज़्यादा बात करते हैं, ये पहले से चला आ रहा है इसी तरह से, ठीक है, वही बात करते हैं प्रेमचंद। इसी तरह से उपन्यास को मराठी में कादम्बिनी कहते हैं। मराठी में नेट में पूछा गया था, ठीक है, क्या है कादम्बिनी, कौन भाषा में कहते हैं उपन्यास को, तो मराठी में कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं, नवल कथा कहते हैं, और फिर उर्दू में क्या कहते हैं, क्या है, फिर उर्दू में क्या कहते हैं, तो उर्दू में कहते हैं नवल कथा, ठीक है, गुजराती में हो गया नवल कथा ना, तो उर्दू में क्या, उर्दू में नाविल कहते हैं, ठीक है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं, नाविल ही कहते हैं। यहां तक हो गया। ये सब याद रखिएगा कि कौन भाषा में क्या कहते हैं, क्या कि पूछा गया था इसीलिए। अब देखेंगे कि उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, कि उपन्यास कोई लिख रहा है तो उपन्यास लिखते समय उसको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उपन्यास का कितना तत्व है, 6 तत्व, ठीक है। आप लोग का ये मुंह जवानी रटा होना चाहिए कितने तत्व है, ठीक है। तो पहले क्या है, कथा वस्तु, क्या है, कथा वस्तु, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कथा वस्तु। कथा वस्तु उसको कहते हैं जो मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में ना, कोई सब्जेक्ट, कोई जैसे हम मान लिख रहे कि उपन्यास लिख रहे हैं, तो कथा क्या है, मान लेते हैं कि एक यहाँ लड़का है, ठीक है, श्याम, तो बोल श्याम के जीवन चरित्र बोल हमको दिखाना, तो मेरा कथा क्या हो गया, श्याम के जीवन। पात्र क्या हो जाएगा, जब श्याम का जीवन लिखते हैं श्याम ही पात्र हो जाएगा। कथोपकथन, ठीक है, जो कि कथोपकथन क्या हो जाएगा, संवाद हो गया, ठीक है। कथोपकथन कहीं क्या कहते हैं, संवाद, ठीक है, संवाद हो गया। और देश काल वातावरण, ठीक है, देश काल वातावरण, श्याम के समय में कैसा वातावरण था उसका समाज में वो दिखाना है, ठीक है। शैली या तो उद्देश्य, ठीक है, शैली आप जब भी लिख रहे हैं तो आपकी शैली क्या है लिखावट का, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। फिर उद्देश्य क्या है, आप इसका जीवन चरित्र दिखा रहे हैं श्याम का, तो श्याम का जीवन चरित्र से क्या उद्देश्य जा रहा है समाज में, ये चीज आपको इतना चीजों का ध्यान रखा जाता है। और इतना चीज किस में रहता था, तो ये पाश्चात्य उपन्यास का तत्व है, ठीक है, पाश्चात्य उपन्यास का ये सब तत्व है। पाश्चात्य उपन्यास में कौन कौन कथा वस्तु रहता है, पात्र रहता है, कथोपकथन रहता है, देश काल वातावरण रहता है, शैली, उद्देश्य, इस सब चीज का तत्व है। मतलब इतना उपन्यास लिखने के वास्ते इतना चीज का जरूरत पड़ेगा। अब हिंदी में उपन्यास रचना की प्रेरणा कहाँ से, बंगला साहित्य से मिला, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिला, बंगला साहित्य। कैसे, तो अंग्रेज लोग कहाँ आए, सबसे पहले बंगाल में आए, तो कहते कि एक फिर बंगाल वाले लोग साहित्यकार जो थे वो क्या किए, उन लोग का नॉवेल, उन लोग का उपन्यास पढ़े, इसके बाद वो देखे यार इन लोग में तो कुछ अलग ही टाइप का है, हम लोग तो आज तक ऐसा नहीं कुछ लिख पाए, तो वही देखा देखी क्या किए बंगला साहित्य वाले लेखक रचनाकार क्या किए, उसी तरह से रचना करने लगे। तो इसीलिए पहले बंगाल वाले किए, फिर बंगाल वाले से किसमें प्रभाव है, हिंदी साहित्य में प्रभाव है, ठीक है। फिर रामचंद्र शुक्ल इसी बारे में कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर भी बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर ध्यान जा चुका था। क्या बोल रहा है कि किसका देखा देखी, बंगला भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यास की ओर ध्यान जा चुका था, उसका देखा देखी, ठीक है। जब हम लोग सुने कि कहीं कुछ अच्छा लिखा हुआ है, आज तक हिंदी में ऐसा नहीं लिखा गया, तो क्या उस तरह हम लोग लिखना चाहेंगे। तो ऐसा क्या है, ये जो लिख रहा था बंग भाषा का देखा देखी नई ढंग के उपन्यासों ध्यान जा चुका था, मतलब पहले भी जा चुका था। ऐसा नहीं कि बंगाल आए तब बंगाल में लिखा तो इसके बाद नहीं, उससे पहले भी ध्यान गया, लेकिन प्रभावित इसी से हुआ, ठीक है, बंगाल से ही। इस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। क्या हुआ, जब तक हिंदी साहित्य में उपन्यास लिखने जाने लगे हिंदी में, तब तक क्या हुआ, जब पहले से बंगाल में पहले से उपन्यास लिखे जाने लगा था, क्या कि पहले वहां देख लिया था, तो हम लोग से ज्यादा अच्छे बंगाल में उपन्यास लिखा गया था, ठीक है, उस समय तक। अतः साहित्य के इस विभाग
कि शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक है। आप जानते हैं कोई भी चीज यदि अच्छा लगता है तो वो तुरंत अनुवाद कर लिया जाता है दूसरे भाषा में। मान लेते हैं कि एक मूवी लेते हैं, ठीक है, यदि यहाँ रचना से नहीं समझ पा रहे हैं तो एक मूवी से समझ जाएंगे, ठीक है। मूवी से एक कोई फिल्म बना, मान सकते हैं कि जो भी KGF था ना, KGF 2 या तो कुछ भी, ये कौन भाषा में बना, तो मान लेते हैं कि एक कन्नड़ मलयालम जो बना, ठीक है, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़, अब जो भी भाषा में बना उसे मैंने मतलब, या तो मान लेते हैं कि ये तमिल में ही बना है, तमिल में ही बना। जब तमिल में बना तो क्या किया, पैसा कमाने के लिए इन लोग क्या किया, जब ज़्यादा इतना अच्छा मूवी है दूसरा भाषा में कर दिया। कौन भाषा में, हिंदी में कर दिया, गुजराती में कर दिया, हाँ गुजराती में कर दिया, मतलब डब कर दिए जिसको कहते हैं। इसी तरह रचना भी सेम होता है कि कोई एक उपन्यास, जिससे मान लेते हैं गोदान, ठीक है, गोदान, ठीक है, क्या है, गोदान। अब गोदान जो रचना है, गोदान जो रचना है, अब इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में हो गया है और भारत के बहुत सारे भाषाओं में हुआ है, ठीक है, मलयालम में, तमिल, तेलुगु सब भाषा में अनुवाद हुआ। क्यों, क्या कि इतना अच्छा ये उपन्यास था। इसी तरह सेम होता है रचना में, ठीक है, अनुवाद का जरूरत पड़ता है। क्यों, क्या कि जब रचना ज़्यादा फेमस है तो उसको और लोगों तक पहुंचाने के लिए, या तो कह सकते हैं कि पैसा भी कमाने के लिए, ये सब चीज़ होता है, चलते रहता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है और उपन्यासकार कौन हुए, किसने किस उपन्यास को प्रथम माना, यही बात भी हम लोग देखते चलेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा समय, देखते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ चलिए। अब क्या है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, ठीक है, तो देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, इसका लेखक कौन हुए, तो गौरी दत्त हुए। लेखक कौन हुए, गौरी। कब लिखा गया था, 1870 ईस्वी में। इसको गोपाल राय ने, क्या डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसको माना है, गोपाल राय ने, तो माना है किसको, देवरानी जेठानी की कहानी को, ठीक है। कब लिखा गया था, 1870 ईस्वी में। फिर दूसरा कौन है, भाग्यवती, 1877 ईस्वी में सरदाराम फिलोरी ने लिखा है, सरदाराम फिलोरी ने लिखा है, जो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने इसे प्रथम उपन्यास माना है हिंदी का, ठीक है। सब किसको किसको मानता है ये याद रखिएगा। परीक्षा गुरु जो 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास है आचार्य शुक्ल, हिंदी के प्रथम उपन्यास होने का श्रेय इसको देता है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल किसको मानता है प्रथम उपन्यास, तो परीक्षा गुरु को मानता है 1882 में। बच्चन सिंह भी परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास मानते हैं, और बच्चन शुक्ल के साथ साथ में बच्चन सिंह भी इसी को प्रथम उपन्यास मानते हैं, और लगभग सर्वसम्मति से परीक्षा गुरु को ही प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल इसका अंग्रेजी के ढंग पर कैसे, तो अंग्रेजी के ढंग पर इसलिए क्या कि इसमें 6 तत्व जो उपन्यास के होते थे वो बिल्कुल इसमें खरा उतरता है, ठीक है। क्या खरा उतरता है, 6 तत्व, हाँ, कथोपकथन, संवाद, सब। अब आगे चलते हैं, फिर एक शॉर्ट में लिख के बताएंगे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा, क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु द्वारा लिखित, ठीक है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी के प्रथम उपन्यास घोषित किया है। पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, याद रहेगा। इसी तरह से डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता 1882 में, ये बहुत फेमस रचना है, ठीक है। इस रचना को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं चलेगा, लेकिन ये सब याद रखिएगा, चारों उधर, ठीक है। कौन कौन से हुए, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताते चलता हूँ कौन कौन सा हुआ। तो एक देवरानी जेठानी की कहानी, हाँ, देवरानी जेठानी की कहानी किसने माना है, देवरानी जेठानी कहानी, तो गोपाल राय ने माना है। क्या, गोपाल राय ने माना है, ठीक है, गोपाल राय ने माना है। दूसरा क्या हो गया, थोड़ा सा पेन का मोटा लेना जरूरी होगा, चलिए। दूसरा को कौन है, तो भाग्यवती, हाँ, भाग्यवती को किसने माना है, तो विजय शंकर मल्ल ने। किसको, कौन माना है, विजय शंकर मल्ल ने, ठीक है, विजय शंकर मल्ल ने। अब तीसरा हम लोग किसको पढ़े थे, परीक्षा गुरु। क्या है, परीक्षा गुरु, इसको किसने माना है,
तो हमारे रामचंद्र शुक्ल ने, हाँ रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने माना है परीक्षा गुरु को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक रचना है पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, ठीक है, जो कि कहीं कहीं मिलता है इस रचना के बारे में, ज़्यादा इसके बारे में नहीं है पता, इसीलिए इसको सब लोग नहीं मानते हैं, सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं, ठीक है, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को मानते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और चंद्रकांता को किसने माना है? तो श्री कृष्णलाल ने। ये सब याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष ये सब याद रखिएगा। ये सब शुरुआती जो उपन्यास लिखा जाने लगा था तो शुरुआती उपन्यास है, ठीक, इसीलिए इन लोग का प्रकाशन वर्ष किसका है, कौन किसको माना है, ये चीज़ आप लोग को याद रहना ही चाहिए। इसी में बोलते हैं डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल का अर्थ उपन्यास का, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर गोपाल राय ने, बोल रहा है कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में, कि हिंदी में क्या, हिंदी में नॉवेल, नॉवेल का मतलब होता है हिंदी में क्या होता है? उपन्यास। तो नॉवेल के अर्थ में उपन्यास प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना, ठीक है, जो रचना को पूरा ना कर पाया हो, अपूर्ण रचना मालती के लिए किया गया था, ठीक है, मालती रचना लिख रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका से निकाले थे। उसमें नॉवेल के जगह में क्या, अंग्रेजी में क्या लिखा जा रहा था? नॉवेल लिखा जा रहा था। नॉवेल उपन्यास का अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है? नॉवेल। तो हिंदी में इसी चीज का इसने नॉवेल के जगह में उपन्यास लिखा था। किसने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, ठीक है, प्रयोग किया, वही बता रहे हैं गोपाल राय ने। अब हम लोग आगे देखेंगे कि प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास को 3 शैली में बांटा गया था, मतलब प्रेमचंद के पूर्व उपन्यासों का किसके नाम से बांटा गया है? तो प्रेमचंद जी के नाम पे बांटा गया, ठीक है, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग, फिर उसी में से समकालीन जिसे स्वतंत्र उपन्यासकार के रूप में उभरा है, ठीक है। तो अब प्रेमचंद पूर्व युग में, जो प्रेमचंद के पूर्व युग हुआ, प्रेमचंद आने से पहले 1880 से पहले, तो क्या हुआ, उसमें कैसे उपन्यास लिखा जाने लगा था? तो ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जाता था, उपदेशात्मक उपन्यास लिखा जाता, उपदेशात्मक, सुधारवादी, मनोरंजन परक, ठीक है, और जो मनोरंजन परक, और इसमें जासूसी उपन्यास सब आता है मनोरंजन परक में, हाँ, जासूसी उपन्यास सब याद रखिएगा। अब हिंदी, ठीक है, हिंदी उपन्यास कुछ अन्य तथ्य, अब हिंदी उपन्यास के कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जरा सा। अंग्रेजी ढंग पर पहला उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में। वही बताए, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु क्यों है? क्या कि जो उपन्यास के 6 तत्व हैं, 6 को फॉलो किया था, ठीक, किसने? ये परीक्षा गुरु ने। और वो 6 तत्व किसके थे? अंग्रेजी उपन्यास के लिखने का ढंग था, ठीक है, वही। अब दूसरा है गोवध, ठीक है, गोवध मतलब जो गोवध, गो मतलब गाय जिसको हम लोग कहते हैं, उसका वध की समस्या के लिए उसका समस्या कह सकते हैं, उसको निपटारण के लिए जो लिखा गया था उपन्यास, वह है निसहाय हिंदू, ठीक है, क्या? निसहाय हिंदू, जो 1890 ईस्वी में लिखा गया था। लेकिन उसी के साथ साथ में मुस्लिम समाज के इस उपन्यास में चित्रण किया गया है, ठीक है, इतना जानिए। अब आगे चलते हैं, इस सब याद रखिएगा, हाँ, और कि कौन प्रथम उपन्यास है किस तरह से, ठीक है। वैश्य जीवन पर आधारित प्रथम उपन्यास कौन है? तो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, ठीक है, ये सब किसका उपन्यास है, सब बताऊंगा, ठीक है। स्त्री शोषण पर लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन है? चंद्रकला, कौन है? चंद्रकला। प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया कौन है? चंद हसीनों का खतूत, पत्रात्मक मतलब पत्र के थ्रू से, ठीक है, पत्रात्मक शैली में कौन लिखा है? चंद हसीनों का खतूत। प्रथम दलित उपन्यास कौन है? तो छप्पर है, ठीक है, प्रथम दलित उपन्यास कौन है? छप्पर है। हिंदी का प्रथम महिला उपन्यासकार कौन हुए? तो साध्वी सत्यप्राण अबला है वो, ठीक है। अब इसी तरह से कि हिंदी का प्रथम पारिवारिक उपन्यास कौन हुए? तो देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी हुआ। प्रथम आख्यायिका शैली में लिखा गया, ठीक है, श्यामा स्वप्न। आख्यायिका मतलब समझ रहे ना, स्वप्न में, क्या? स्वप्न में, तो स्वप्न के माध्यम से, तो श्यामा स्वप्न हुआ, ठीक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? हृदय हारिणी, कौन है? हृदय हारिणी। ये सब जो लिखा है ना शॉर्ट शॉर्ट में कौन प्रथम है, ये सब आप लोग एकदम रिवीजन करते रहिए, तब याद होगा, ठीक है। डायरी शैली में लिखा गया प्रथम उपन्यास कैसा है? मुन्नी की डायरी, डायरी से याद रखिएगा, मुन्नी की डायरी, ठीक है। और हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन है? तो जीने के लिए, कौन है? जीने के लिए, ठीक है, प्रथम राजनीतिक उपन्यास।
और पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय जीवन पर लिखा गया उपन्यास, सबसे प्रथम हिंदी में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के जीवन पर लिखा गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी के जीवन मतलब यूनिवर्सिटी के जीवन, उसमें छात्रों का क्या जीवन रहता है, कैसे होता है, उन लोग को कह सकते हैं वो दिखाया गया किसमें, घरौंदे। ठीक है, घरौंदे में। तो ये सब तीन चार बोलते 12-13 जो पॉइंट बताएं वो सब थोड़ा देखते रहिएगा आप लोग। प्रथम आंचलिक उपन्यास का दर्जा प्राप्त है देहाती दुनिया का। ठीक है, देहाती दुनिया 1926 ईस्वी में। इसमें एक और आता है मेला आंचल आता है। ठीक है, मेला आंचल, हाँ मेला आंचल आता है, लेकिन इसको प्रथम बार स्वीकार किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसको दूसरा में, यदि नेट के एग्जाम में तो कहीं पूछते दोनों ऑप्शन रहे तो आप लोग इसको लगाइए, यदि ये ना रहे तो इसको लगाइएगा। ठीक है, अब बच्चन सिंह की नज़र से थोड़ा देख लें कि हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास किसको मानता है, प्रेमाश्रम को। ठीक है, प्रेमाश्रम किनका है, प्रेमचंद को, आप लोग जानते होंगे। ठीक क्या है, ठीक ठिकाने से पहले ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदालाल वर्मा ठहरते हैं। क्या बोलता है, ठीक ठिकाने से, मतलब यदि ध्यान से देखें तो पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन ठहरता है, वृंदालाल वर्मा ठहरते हैं। ठीक है, वही कह रहे हैं हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास, पहला उपन्यासकार बोला है, और पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन है हुआ, तो गढ़कुंडार हुआ। कौन हुआ, गढ़कुंडार, जो 1927 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, और यही रचना के लिए, इसी रचना के लिए गढ़कुंडार रचना के लिए ही इसको कौन सा उपाधि मिला था, या तो कौन क्या बोले थे इसको, किसी को याद है तो बता सकते हैं आप लोग, या तो फिर मैं ही बता देता हूं इसको, किसको, वृंदालाल वर्मा का ही। ठीक है, इसी का हाँ यहाँ, ठीक है, वृंदालाल वर्मा का ही एक उपन्यास है गढ़कुंडार। ठीक है, गढ़कुंडार, यही उपन्यास के वजह से इसको कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या कहा था, तो सर वाल्टर स्कॉट। ठीक है, सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिला था। ठीक है, किसने दिया था, तो किसने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने दिया था सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि। ठीक है, सर वाल्टर स्कॉट कौन थे, तो विदेश के थे एक राइटर। ठीक है, जो ऐतिहासिक उपन्यास के लिए लिखते थे वो। अब इसी तरह हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास का कौन लिखते हैं, वृंदालाल वर्मा लिखते हैं ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इसको उपाधि दिया गया था सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास क्या है, प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास, जो पहले पढ़े वही से एक करके थोड़ा उसमें डिटेल में जाएंगे। गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है, गौरी दत्त द्वारा जो लिखा गया है क्या, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में। ठीक है, इसको प्रथम उपन्यास किसने माना है, तो गोपाल राय ने। ठीक है, इसका विषय वस्तु क्या है, देवरानी जेठानी। तो देवरानी और जेठानी की बात हो रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि स्त्री केंद्रित उपन्यास है, और जिसमें कि स्त्री शिक्षा पे जोर दिया गया है। देवरानी रहती ज्यादा पढ़ी लिखी रहती है, जेठानी पहले समय नहीं पढ़ी लिखी रहती उसमें। तो क्या होता है, एक पढ़ी लिखी एक अनपढ़ में तो बड़ा क्लेश होता है घर में। ठीक है, जिसको घर में लास्ट में घर परिवार टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है एक दूसरे भाई। ठीक है, जिसमें स्त्री शिक्षा और उनके व्यवहार के विषय में रेखांकित किया, स्त्री शिक्षा पे जोर दिया गया है। ठीक है, इस उपन्यास के माध्यम से। और हिंदी का यह पहला उपन्यास माना गया है, डॉक्टर किसने माना, वो भी डॉक्टर गोपाल राय, जो कि पहले बता चुके हैं। इस उपन्यास पर गौरी दत्त को, कौन, इसके राइटर गौरी दत्त जो हुए, उनको 100 रुपये पुरस्कार मिला था। कितना रुपये पुरस्कार मिला था, 100 रुपये, ऐसा याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इस उपन्यास में बनिए समाज का चित्रण है। कौन सा, बनिए समाज का चित्रण। ठीक है, बनिए समाज का चित्रण है, कहाँ के थे, मेरठ का। ठीक है, अब इसका कुछ पात्र है। ठीक है, उसका कुछ पात्र है जो कि याद रखने लायक है। ठीक है, जो इस पात्र का जो मुखिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सर्व सुखलाल होता है, लाला सर्व सुखलाल। ठीक है, जो परिवार का मुखिया है, उसका 2 बेटा है, एक दौलत राम है, एक छोटे लाल है। दौलत राम का बेटा, जो दौलत राम उनका बेटा था, जो उनका बड़ा बेटा है हुआ। ठीक है, और छोटे लाल छोटा बेटा हुआ। और उनकी बेटी थी, 2 बेटा 2 बेटी था, किसका, सर्व सुखलाल का। एक पार्वती थी, सुखदेई थी। पार्वती बड़ी बेटी थी, सुखदेई छोटी बेटी थी। दौलत राम की पत्नी जेठानी, वो कहे कि बड़े भाई हैं, इसलिए जेठानी। और जेठानी क्या है, यहाँ पे दिखा गया, अनपढ़ दिखा गया। ठीक है, जेठानी पढ़ी लिखी नहीं, उसकी थोड़ी समझ कम है, क्लेश ज्यादा करती, पढ़ी लिखी ना होने के कारण। ये सब चीज दिखाई गई उपन्यास के माध्यम से। ठीक है, और छोटे लाल की पत्नी जो देवरानी है, वो पढ़ी लिखी दिखाई गई। इसमें पढ़ी लिखी दिखाया गया है कि स्त्रियों के पढ़ने पर, मतलब पढ़ने के लिए उपदेश देता है कि स्त्रियों को पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है। ये सब चीज उपन्यास को दिखाता है। आप लोग को इस चैनल में सब पढ़ाया जाएगा, उपन्यास एक एक पेज करके, इसलिए बने रहिएगा। अब दूसरा आता है सरदाराम फुलेरी। ठीक है, सरदाराम फुलेरी।
अब इसमें एक रचना इनका भाग्यवती 1877 ईस्वी में, ठीक है, जो कि इसका विषय वस्तु भाग्यवती गृहस्थ धर्म, मतलब गृहस्थ धर्म की शिक्षा देना, कहाँ स्त्रियों का गृहस्थ धर्म का, ठीक है, शिक्षा देना। अब फिर लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु, जिस क्या परीक्षा गुरु है, जिसको बता चुका परीक्षा गुरु, परीक्षा 1882 में अंग्रेजी ढंग में लिखा गया पहला उपन्यास, अपनी भाषा में नहीं। अच्छा, जब लाला श्रीनिवास दास लिखे हैं ये उपन्यास जब परीक्षा गुरु, तो इसकी भूमिका में लिखे थे लाला श्रीनिवास दास, बोलते हैं कि अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है ये, ठीक है। अपनी भाषा में क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा में प्रथम उपन्यास है ये, ठीक है। प्रथम उपन्यास मतलब ये उपन्यास तो इससे पहले भी हुआ, लेकिन ये क्यों? क्योंकि 6 तत्व जो उपन्यास के तत्व होते हैं इसको फॉलो किया था, ठीक है। इससे पहले उपन्यास नहीं फॉलो कर रहा था, तो इसीलिए ये अपनी भाषा में पहली नई चाल का पुस्तक है। नई मतलब अब नई आना है बिल्कुल, ठीक है। इससे पहले नहीं लिखा गया था ऐसा। कौन कह रहा है? तो खुद लेखक कह रहा है, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है। कहाँ कह रहा है? तो अपनी भूमिका में, ठीक, परीक्षा गुरु के उपन्यास की भूमिका में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास बताया गया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अंग्रेजी ढंग का क्यों? अब यह कहानी, इस उपन्यास का कहानी क्या है? तो मदन मोहन नामक एक सेठ पुत्र रहता है, ठीक। मदन मोहन नामक एक क्या होता है? सेठ का पुत्र होता है, ठीक है। परीक्षा गुरु, इसका नाम से ही पता चलता है, परीक्षा और गुरु, ठीक है। परीक्षा लेना है, क्यों परीक्षा लेता है? अपनों का हमेशा परीक्षा लिया जाना चाहिए, ठीक है। खास करके के मित्रों का, ठीक है। खास करके मित्रों को हमेशा परीक्षा लिया जाना चाहिए, मित्रों का, ठीक है, कि कैसा मित्र है। तो और गुरु मतलब जो समझाता है हमेशा, ठीक है, जो अच्छे राह में लाता है, दिखाता है, उसको गुरु कहते हैं, ठीक है। तो क्या है क्या इस कहानी का जो नायक है, कह सकते हैं मदन मोहन है, ठीक है। क्या है? मदन मोहन सेठ का जो बेटा है। सेठ का बेटा इसका मतलब पैसा है, जब पैसा है तो आपका दोस्त भी ज्यादा बनते हैं। अब मदन मोहन का मित्र का नाम है ब्रजकिशोर। ब्रजकिशोर क्या है? वकील है। ब्रजकिशोर जो उपन्यास पढ़ाएंगे उसमें देखिएगा आप लोग, क्या है? मदन मोहन जो अमीर बाप के बेटे हैं, और ब्रजकिशोर क्या था? गरीब के। उसके पिताजी ने, मदन मोहन के पिताजी ने इसको ब्रजकिशोर का पालन किया था, पढ़ा लिखाया था। तो इसीलिए इसके दोस्तों ने, जब पैसा रहता है, जब बच्चों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है तो गलत संगत में पड़ जाता है। तो दोस्तों के साथ में एक गलत संगत में पड़ गया, जिसके इसका पैसा सारा खर्चा हो गया, बिजनेस डूब गया। इसके बाद इसको बचाता कौन है? ब्रजकिशोर ने इसको समझा के बचाता है, निकालता है 2-4 जगह से ऐसे। तो यही चीज इस उपन्यास में दिखाया गया है। इस उपन्यास का दृष्टिकोण सुधारवादी एवं उपदेश परक है। इस उपन्यास का दृष्टि कैसा है? सुधारवादी और उपदेश परक उपन्यास है। कौन? परीक्षा गुरु। और फिर आता है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो 1844 ईस्वी में। इसकी 3 उपन्यास माना जाता है। रहस्य कथा जो 1889 ईस्वी में है, अपूर्ण रचना है जो कि पूरा नहीं किया गया। नूतन ब्रह्मचारी है जो कि विद्यार्थियों का चरित्र चित्रण किया गया है। और 100 अजान एक सुजान 1892 ईस्वी में जो शिक्षक चंद्रशेखर द्वारा सेठ पुत्रों का उद्धार दिखाया गया। 100 अजान मतलब क्या गया? 100 अजान मतलब अज्ञानी लोग। क्या? अज्ञानी, हाँ अज्ञानी। सुजान मतलब जानकार, ठीक है, ज्ञानी जिसको कह सकते हैं। 100 अज्ञानी के बीच में भी यदि एक ज्ञानी रहे तो वो उस सब में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये बोलता है कि 100 बुड़बक कह सकते हैं, या तो क्या कहते हैं उसको, अज्ञानी मतलब कुछ जानता हूं ना, ठीक है, तथ्यात्मक रूप से। तो अज्ञानी लोग के बीच में एक ज्ञानी व्यक्ति रहे तो ऐसा हो सकता है कि यदि वो अच्छा ज्ञानी ना हो तो वो भी बुड़बक ही बन जाए, ना समझ ही बन जाए। लेकिन जब ज्ञानी व्यक्ति रहे तो क्या हो सकता है? बच सकता है, सबको सुधार सकता है। वही शिक्षक के द्वारा, शिक्षक कौन थे? चंद्रशेखर के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है, कैसे समझाता है, कैसे उद्धार करता है। सो ठाकुर ठीक है, जगमोहन सिंह 1847 में इसका जन्म हुआ। इसके एक रचना है श्यामा स्वप्न, ठीक है, 1888 में। याद रखिएगा ये श्यामा स्वप्न और ठीक है, सेम सुंदर की काल्पनिक प्रेम कहानी है, स्वप्नात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। छठा है राधा कृष्ण दास, ठीक है। राधा कृष्ण दास 1865 में जन्म हुआ है। निसहाय हिंदू, ठीक है, इनकी एक रचना है 1890 में, निसहाय हिंदू, ठीक है, याद रखिएगा। यही रचना है जो कि गोवर्धन, ठीक है, गोवध निर्वाण के लिए कहता है, तो मतलब गायों की हत्या जो हो जाता है, जो कर रहा है,
लोग, उसका निवारण के लिए लिखा गया था। ठीक है, इसी रचना में मुस्लिम समाज का अंकन हुआ है पहली बार। ठीक है, हिंदी साहित्य में। आज रखिएगा, दो चार इसमें रहता है। लज्जाराम मेहता, ठीक है, लज्जाराम मेहता 1863 में इसका रचना है। धूर्त रसिक, बिगड़े का सुधार, अथवा सती सुख देवी खलीत के बिगड़े का सुधार। ठीक है, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारतीय नारी का तुलनात्मक आधार सिखाया गया। ठीक है, आदर्श सिंधु, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श सिंधु 1914 ईस्वी में। ठीक है, आदर्श दंपति, ये किसका है? लज्जाराम मेहता का है। ठीक है, किशोरी लाल गोस्वामी का 1865 ईस्वी है, 1865 ईस्वी है। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। अब देखना, रामचंद्र शुक्ल यहाँ दो तरह की बात करते हैं। क्या दो तरह की बात करते हैं? एक तो प्रथम उपन्यास, हाँ, प्रथम उपन्यास किसको मानते हैं, और प्रथम उपन्यासकार किसको मानते हैं। ठीक है, प्रथम, यहाँ इसको मिटाने दीजिए, रुकिए इसको। हाँ चलिए, प्रथम उपन्यास और प्रथम उपन्यासकार। प्रथम उपन्यास और प्रथम उपन्यासकार। प्रथम उपन्यास मानता है किसको? परीक्षा गुरु को। हाँ, परीक्षा गुरु को। और प्रथम उपन्यासकार किसको मानता है? तो किशोरी लाल गोस्वामी को। किशोरी लाल गोस्वामी को। देखना, जब परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास माना है, तो जब यही उपन्यास को प्रथम माना, तो इसका राइटर जो मतलब इसका जो लेखक था, उनको प्रथम उपन्यासकार भी मानता। लेकिन रामचंद्र शुक्ल यहाँ नहीं माना। रामचंद्र शुक्ल यहाँ नहीं माना ये दो तरह का। क्यों? कि प्रथम उपन्यास इसको मानेंगे हम, लेकिन प्रथम उपन्यासकार इसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक रचना से लिख के उपन्यासकार नहीं हो जाएगा। इनका रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि एक उपन्यास लिख के कोई उपन्यासकार नहीं हो जाएगा। तो प्रथम उपन्यासकार किसको मानता है? किशोरीलाल गोस्वामी को मानता है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, और लगभग ये उपन्यासकार इसको इसलिए माना है क्योंकि इसने लगभग 65 रचना लिखा था। कितना? 65 उपन्यास। रचना मतलब कहानी में नहीं, कहानी छोटा होता है, उपन्यास तो बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो 65 उपन्यास लिखा था लगभग। ठीक है, 65 उपन्यास, इसीलिए इसको उपन्यासकार माना है। ठीक है, प्रथम। लेकिन प्रथम उपन्यास किसको माना? परीक्षा गुरु को, याद रखिएगा। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यास रचना किया, यही तो हो गया। इसकी एक रचना है स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी, 1889 में। ठीक है, इसमें वैश्य जीवन का चित्रण किया गया है, वैश्य जीवन का। ठीक है, वैश्याओं के बारे में। एक और है पनई प्रणय। ठीक है, 1890 में। लीलावती व आदर्शती, इसमें क्या गया है? चपला व अन्नवी समाज का चित्रण किया गया है। ठीक है, तरुण तपस्विनी, ये सब देखते रहना। ठीक है, तरुण तपस्विनी, इनकी रचनाओं को एकदम जरूर से आप लोग देखना है। ठीक है, चलो गोस्वामी को। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत सारी रचना है। ठीक है, पूर्ण जन्म का, सोतिया, हृदय हारिणी, आदर्श, ठीक है, आदर्श रमणी, लौंगलता, आदर्श बाला, कानन कुसुम। ठीक है, कनक कुसुम है ना, कनक कुसुम है, सुल्ताना रजिया बेगम है, अनूठी। ठीक है, अंगूठी है, ठीक है, अंगूठी का नगीना है, चपलावा नवे समाज है। 9वां नंबर है अयोध्या से उपाध्याय हरिवोध। ठीक है, 1865 ईस्वी में। ठेठ हिंदी का ठाठ 1890 ईस्वी में लिखा गया है, जो अनमेल विवाह के दिखाया गया है। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ। इसी का एक और नाम है। ठीक है, इसी का एक और नाम है, ठेठ हिंदी ठाठ का अन्य नाम भी है। क्या है? एक अन्य नाम भी है। क्या है इसका अन्य नाम? क्या है इसका अन्य नाम? है कि मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, मुहावरों का क्या? पाठ्य पुस्तक। मुहावरों का पाठ्य पुस्तक। हाँ, पुस्तक, मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अधखिला फूल एक रचना है। ठीक है, अधखिला फूल, जो कि धर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया। अधखिला फूल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, देखते रहिएगा। इसी तरह में आता है मनन द्विवेदी। एक आते हैं मनन द्विवेदी। ठीक है, जो कि रामलला रचना हुआ, जो गांव से संबंधित कथा पर वर्णन करने के लिए प्रथम महत्वपूर्ण कृति माना गया है। ठीक है, कल्याणी उन्हीं का रचना है। जैनेन्द्र किशोर, जैनेन्द्र कुमार नहीं है। ठीक है, जैनेन्द्र प्रसाद नहीं, ये जैनेन्द्र किशोर है। ठीक है, गुलेनार। ठीक है, गुलेनार बहुत फेमस रचना है। ठीक है, इसको एकदम जरूर से याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष। ठीक है, इसमें क्या कथा है? काशी की कथा है गुलेनार में। एक और है भुवनेश्वर मिश्र, घराऊ घटना। ठीक है,
एक घराऊ घाट एक उपन्यास एक कहानी है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, घराऊ घाट करके एक है रचना, ठीक है। यदि आप लोग को पता हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मैं तो अगला क्लास में बताऊंगा। घराऊ घटना, ठीक है, भुवनेश्वर मिश्र का है। बरेनंदन सहाय हुआ सौंदर्य पाशक जो 1911 में लिखा गया, उत्तम पुरुष में लिखा गया, हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ठीक, उत्तम पुरुष। आप लोग व्याकरण पढ़े होंगे तो प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष सुने ही होंगे, जानते ही होंगे। प्रथम पुरुष वो है जो अपने बारे में बात करे, मध्य पुरुष वो है जो हम और आप बात कर रहे सामने से, वो उत्तम पुरुष से जो कहीं दूर हो, स्थित हो, ठीक है, अनजानों के लिए भी, सभी के लिए कह सकते हैं बात करें, वो हो गया। अब इसी तरह में आता है किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है, कनक कुसुम हो गया, मस्तानी, कनक कुसुम और मस्तानी, यही रचना पे एक फिल्म बना था जो कि बाजीराव मस्तानी ना, इसी में जो प्रियंका चोपड़ा और कौन कौन था, दीपिका पादुकोण सब थी, ठीक है, मुझे याद नहीं है। मस्तानी और बाजीराव पेशवा की कहानी है। हाँ, अब इसमें एक और मथुरा प्रसाद शर्मा का, ठीक है, नूरजहां बेगम, ये सब पहले के उपन्यास है, इसीलिए सबको आप लोगों को रटना ही पड़ेगा, ठीक है, समझाने की इसमें कोई चीज नहीं है। बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है, अनारकली, पानीपत, पृथ्वीराज चौहान, इनकी रचना हो गया। ब्रजनंदन सहाय का लालचीन, ठीक है, लालचीन ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। लालचीन किनका है, तो तुगलक वंश पर आधारित है, ब्रजनंदन सहाय का है। मिश्र बंधु, जैसे मिश्र बंधु का रचना हम लोग पढ़ते हैं, इसी तरह मिश्र बंधु एक लिखा है उपन्यास वीरमणि, क्या है, वीरमणि, कान्यकुब्ज ब्राह्मण के ऊपर लिखा गया वीरमणि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं कि घटनात्मक उपन्यास, ठीक है, घटनात्मक उपन्यास। अब घटनात्मक उपन्यास में जो घटना घटी हो, ठीक है, क्या, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास घटनात्मक उपन्यास में आता है, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, ठीक है। अब तिलस्मी अय्यारी उपन्यास क्या चीज होता है ये पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। तिलस्मी और अय्यारी उपन्यास किसको कहते हैं, तो क्या चीज होता है पहले वो जानेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बताना था कि इसके पहले जरा सा रुक जाइएगा। हाँ, कि यदि एग्जाम में पूछ दे, ठीक है, प्रेमचंद के पूर्व ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन हुए, ठीक है, प्रेमचंद पूर्व के ऐतिहासिक उपन्यासकार, ठीक है, या तो उपन्यासकार कौन कौन हुए, ठीक है, उपन्यासकार कौन कौन हुए। तो इसमें क्या याद रखिएगा आप लोग, किशोरीलाल गोस्वामी को, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी को, बलदेव मिश्र को, ठीक है, गंगा प्रसाद गुप्त को, मिश्र बंधु को, जयराम दास गुप्त, ये सब क्या है, ऐतिहासिक उपन्यासकार हुए, ठीक है। लिख लीजिएगा आप लोग कहीं, जो मैं बोला इतना नाम। अब फिर यदि सामाजिक पूछते तो, अच्छा, ऐतिहासिक उपन्यास में किसका जिक्र होता था, तो मुसलमान समाज का ज्यादा जिक्र होता था, ठीक है, मुस्लिम समाज का ज्यादा जिक्र होता था, ठीक है। और सामाजिक, अब फिर यदि प्रेमचंद पूर्व युग में सामाजिक उपन्यासकार कौन कौन हुए, क्या, सामाजिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, ठीक है, सामाजिक उपन्यासकार कौन कौन हुए, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे, तो सदाराम फिलोरी सामाजिक उपन्यासकार लिखें, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, जगमोहन सिंह, ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ब्रजेंद्र सहाय, मनन द्विवेदी, ये सब क्या हो गए, सामाजिक उपन्यासकार होंगे, ठीक है। दो चार को ऐसे लिख देते हैं, सदाराम फुलोरी हो गया, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास हो गया, ठीक है, क्या हो गया, लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास। तो राइटिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, खराब है, सुधारेंगे इसको, थोड़ा हमें भी खराब लगता है। बालकृष्ण भट्ट हो गया, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, हाँ, बालकृष्ण भट्ट हो गया। ये सब रचना कौन है, कौन उपन्यासकार हुए, कैसे, समाजवादी, हाँ। और ऐतिहासिक में कौन हुए, तो ऐतिहासिक में जैसे किशोरीलाल गोस्वामी, बलदेव सहाय, गंगा प्रसाद गुप्त, ये सब प्रेमचंद के पूर्व का बात हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं जो अय्यारी उपन्यासकार किसे कहते हैं, ठीक है, अय्यारी उपन्यासकार क्या चीज होता है। तो सबसे पहले अय्यारी जानेंगे, तिलस्मी अय्यारी, ठीक है। तो तिलस्मी अर्थ मतलब क्या होता है, जादू होता है, ठीक है। क्या तिलस्मी का अर्थ क्या होता है, जादू होता है, माया होता है, जादू, माया, उत रहस्यमय या तो रहस्य, ठीक है, क्या हो गया, रहस्यमय।
तो मतलब तिलस्मी का अर्थ क्या होता है? जादू, रहस्यमय, माया, ये सब चीज होता है। ठीक है। अयारी का शब्द अर्थ क्या होता है? अयारी होता है मतलब तेज। क्या? अयारी का मतलब चतुराई, तेज। जिस व्यक्ति में चतुराई है, तेज है, धोखा देने में ज्यादा एक्सपर्ट है, उसको क्या कहते हैं? अयारी। ठीक है, अयारी। तो तिलस्मी अयारी का अर्थ क्या निकला कि जादू या मायावी, जादू या माया तरह से या तो रहस्यमय तरीके से जो धोखा देने में बड़ा एकदम तेज हो। ठीक है, जो धोखा देने में, जो धोखा तक भागने में, धोखा देने में बहुत तेज हो, उसको क्या कहते हैं? तिलस्मी अयारी। ठीक है। जादू या मायावी तरीके से धोखा देने या छलावे से काम निकालना जानता हो, जो तेज तरार हो, ये सब धोखा देने, ये सब क्या हो गया? तिलस्मी अयारी कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है। हिंदी में इसके प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री माने जाते हैं। देवकीनंदन खत्री और एक और हैं, कौन हुए? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, गोपाल राम गहमरी। ठीक है। तो इतना याद रखिए, दो लोग हैं तिलस्मी अयारी जो लिखते थे बहुत ज्यादा। इसका जन्म कब हुआ? 1861 में। इनका रचना है चंद्रकांता, 1888 में। ठीक है, बहुत ज्यादा सुप्रसिद्ध कह सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना। ठीक है। अब इसी का चंद्रकांता जो लिखा गया था, इसी का अपडेटेड वर्जन या तो फिर आगे की कड़ी है चंद्रकांता संतति। ठीक है, इसी रचना चंद्रकांता संतति ही रचना ऐसी थी, इसको पढ़ने के लिए कई मुसलमान भाई या तो कई लोग, ठीक है, हिंदी पढ़ना सीख गया था इस रचना को पढ़ने के लिए। आप सोच सकते हैं किस लेवल की रचना होगी ये, कितना ज्यादा सुप्रसिद्ध। तो देवकीनंदन खत्री की कौन कौन सा रचना है? काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ। ये भूतनाथ बहुत बड़ी रचना है। ठीक है, इस 26 भाग ये सब है। ठीक है। नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये सब इनका रचना हुआ। ठीक है, क्या हो गया? इनका ये रचना है। ठीक है। अच्छा, ये देवकीनंदन खत्री का भी हम लोग बताएं चंद्रकांता, इसका स्टोरी क्या जानते हैं आप लोग? इसका स्टोरी नौगढ़ का, क्या? नौगढ़ का एक राजा बेटा था, राजा था। ठीक है, कौन? वीरेंद्र सिंह। उसका सुरेंद्र सिंह का मतलब कह सकते हैं बेटा था जो वीरेंद्र सिंह था। ठीक है। और उस विजयगढ़ का, क्या? विजयगढ़ का एक राजकुमारी थी, कह सकते हैं विजयगढ़ का राजकुमारी था जिसका चंद्रकांता नाम हुआ। उसी का प्रेम कहानी का वर्णन चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। यदि फ्री एग्जाम निकल जाए, आप लोग यदि फ्री बैठे तो भी ये रचना जरूर पढ़िएगा आप लोग। अब इस देखते हैं कि इसके बारे में कुछ शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, शुक्ल जी ने चंद्रकांता संतति के विषय में देखते हैं। ये वास्तव में ठीक है, घटना प्रधान कथानक या किस्से हैं जिसमें जीवन, क्या वास्तव में घटना प्रधान, देख रहे हैं ना, मतलब ये एकदम रियल वाला बता रहे हैं। घटनात्मक प्रधान कथानक या किस्से जिसमें जीवन के विविध पक्षों के चित्रण का कोई प्रयत्न नहीं है, इससे यह साहित्य कोटि में नहीं आता। लेकिन इसको क्या बोलते हैं कि जीवन के विविध पक्षों का चित्रण नहीं, मतलब जीवन के विभिन्न पक्ष, जीवन के हर पहलू को दिखाने में ये नाकाम रहा, इसीलिए साहित्य कोटि में इसको नहीं मानते। कौन? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। ठीक है, नहीं मानते, याद रखिएगा। चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता पढ़ने के लिए ना जाने कितने उर्दूजीवी कौन? जो हमारे मुसलमान यहाँ बोले जाते थे उर्दू भाषा, उनके लिए बोल रहे, उर्दूजीवी लोगों ने हिंदी सीखी, ना जाने कितना ने। किशोरीलाल गोस्वामी के विषय में बोलता है कि अतः साहित्य की दृष्टि से इन्हें हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ही बोलते हैं, जो कि पहले बता चुका हूं। द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कहा जाता है। द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार इन्हीं को कह सकते हैं। किसको? किशोरीलाल गोस्वामी को। ठीक है। अब इसी तरह से नाम आता है, ठीक है, दुर्गा प्रसाद खत्री। दुर्गा प्रसाद खत्री कौन हुए? तो देवकीनंदन खत्री के पुत्र थे दुर्गा प्रसाद खत्री, जो भूतनाथ, जो उनके पिताजी का रचना नामक उपन्यास को पूरा किया था। ठीक, इसने दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिताजी उपन्यास को पूरा किया था। मौलिक उपन्यास, ठीक है, मौलिक उपन्यास, ठीक है, रोहतास मठ हुआ, इनका रचना कौन हुआ? रोहतास मठ हुआ। हरे कृष्ण जौहर हुआ, भूत, ठीक है, भयानक खून हुआ, इसको इतना छोड़ दीजिए। जासूसी उपन्यास देखेंगे, जासूसी उपन्यास, ठीक है, जासूसी उपन्यास लिखने के लिए कौन फेमस थे? तो गोपाल राम गहमरी फेमस थे। ठीक है, लेकिन ये कहां से आया था? तो इंग्लैंड के एक कानन डायल नामक व्यक्ति जासूसी उपन्यास लिखते थे अंग्रेजी में। ठीक है, वही उपन्यास के प्रभाव पड़ा, उसी को देखा देखी गोपाल राम गहमरी ने लिखने लगा। ठीक है, हिंदी में जासूसी उपन्यास। जासूस लोग जानते हैं ना, एक दूसरे देश में रहते हैं सब लोग,
एक दूसरे देश की स्थितियां बताते रहते हैं अपना देश को, तो वही बोलते जासूसी उपन्यास लिखने लगे। कौन? गोपाल राय गहमरी ने। इसलिए इन्हें हिंदी का कानन डायल कहा गया। जब कोई चीज़ पहला लिखने जाने लगा, पहला ये कानन डायल अपना दिमाग में उपजा था जासूसी उपन्यास लिखने का, उसी देख के यदि हम कॉपी करेंगे तो क्या हो गया, उसी के नाम से हिंदी का कानन डायल कहा जाने लगा। कौन? गोपाल राय गहमरी को। ठीक है, अब गोपाल राय गहमरी को अब कल पढ़ेंगे अच्छा विस्तार से, और कल और अच्छा से ज़्यादा समझेंगे उपन्यास क्या है। अभी की थोड़ा समय का अभाव है मेरा पास, इसीलिए समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा।